देखने लायक बिल्कुल नहीं रही। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या दुनिया से इंसानियत वाकई में मर चुकी है? क्या अब कोई भी उम्मीद नहीं बची? या फिर मीडिया अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हर क्राइम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है? लेकिन स्टीवन पिंकर का मानना है कि दुनिया जैसी सदियों पहले थी उससे तो आज कहीं ज्यादा सेफ है। हम खाने के लिए अपने पड़ोसी का खून नहीं कर रहे। हम औरतों को चुड़ैल समझकर जिंदा नहीं जला रहे। हम किसी शैतान की पूजा करने के लिए इंसानों की बलि तो नहीं दे रहे हैं। बेशक दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मगर ये नॉर्म नहीं है। इसके अलावा दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने से बच रही है। स्टीवन पिंकर साइंस और स्टैटिस्टिक्स यूज करके वायलेंस का ट्रेंड स्टडी करते हैं। उन्हें कई ऐसे सबूत मिले हैं जो शो करते हैं कि दुनिया में वायलेंस पहले से कम हुआ है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम पुराने जमाने के मुकाबले आज कहीं ज्यादा सेफ और पीसफुल सोसाइटी में रह रहे हैं। इस समरी में आपको 6 ट्रेंड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। पास्ट में हुए इन मेजर डेवलपमेंट्स की वजह से वायलेंस का लेवल काफी कम हुआ है। ये 6 ट्रेंड्स हैं: पैसिफिकेशन प्रोसेस, द सिविलाइजिंग प्रोसेस, द ह्यूमैनिटेरियन रेवोल्यूशन, द लॉन्ग पीस, द न्यू पीस और द राइट्स रेवोल्यूशन। इस समरी में आप 4 बेटर एंजल्स के बारे में भी जानेंगे जो इंसान को वायलेंस से दूर रखने की कोशिश करते हैं। इंसान जन्म से ना अच्छा होता है और ना ही बुरा, लेकिन हमारे पास 4 बैटल एंजल्स है जो हमें दूसरों को हर्ट करने से रोकते हैं। ये है एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, मोरल सेंस और रीजन। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे कि गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर, जिसे लिखा है स्टीवन पिंकर ने। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहला चैप्टर है द पैसिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि 1991 में 2 एक्सप्लोरर्स को बर्फ में दबी एक डेड बॉडी मिली। उन्होंने आइडिया लगाया कि शायद स्कीइंग करते टाइम इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ होगा। उन्होंने रेस्क्यू करने वालों को बुलाया। रेस्क्यू वर्कर्स ने जैक हैमर से बॉडी को बाहर निकाला, पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि बॉडी 5000 साल पुरानी है तो सब हैरान रह गए और इस डेड बॉडी को ओड्जी द आइस मैन नाम दिया गया। और जब टाइम मैगजीन ने ओड्जी को अपने कवर पर छापा तो वो रातों रात एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गया। उस पर कई सारे आर्टिकल्स, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। आर्कियोलॉजिस्ट को ओड्जी के पास से नियोलिथिक कॉपर एक्स यानी कि कुल्हाड़ी के अलावा एक बैकपैक, तीरों से भरा हुआ तरकश, आग जलाने के लिए चकमक पत्थर और एक लकड़ी के हत्थे वाला चाकू भी मिला था। उसने जानवर की खाल की बनी पैंट और टोपी पहनी थी। उसने लेदर के बने शूज भी पहने थे और इन शूज की खास बात ये थी कि इनके अंदर घास भरी हुई थी जिससे कि पैरों में ठंड ना लगे। ओड्जी की डिस्कवरी के करीब 1 दशक बाद रेडियोलॉजिस्ट के ग्रुप को एक इंटरेस्टिंग जानकारी हाथ लगी। ओड्जी की मौत कंधे पर तीर लगने से हुई थी। वो बर्फ पर फिसलकर नहीं मरा था, दरअसल ओड्जी का मर्डर हुआ था। सीएसआई नियोलिथिक टीम ने इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन की। ओड्जी के सर, हाथों और चेस्ट पर चोट के निशान मिले थे। उसके चाकू, एरो व्हील्स और टोपी में भी खून के दाग मिले जो कि अलग अलग लोगों के थे। साइंटिस्ट ने उसके डीएनए का एनालिसिस किया। उन्होंने आइडिया लगाया कि ओड्जी ने तीर से एक आदमी को मारा होगा और उसकी बॉडी को कंधे पर उठाया होगा। फिर उसने एक और आदमी मारा होगा, फिर एक और कॉमरेड को कंधे पर उठाकर ले गया होगा जिसका ब्लड उसकी टोपी पर लगा था। उसके बाद शायद ओड्जी को भी एक तीर आकर के लगा होगा जिससे उसकी मौत हुई। ओड्जी द आइसमैन एक्चुअल में रेंडिंग पार्टी का मेंबर था जिसके कबीले वालों ने दूसरे कबीले पर अटैक किया था। प्री हिस्टोरिक टाइम में लोग इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे। थॉमस हॉब्स क्लासिक वर्क लेवियाथन मानते हैं कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस आपस में मेन 3 कारणों से लड़ते थे। पहला कंपटीशन की वजह से, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा ग्लोरी यानी कि जीत का घमंड। अर्ली ह्यूमंस आपस में अक्सर 3 चीजों की वजह से लड़ते थे: खाना, इलाका और पार्टनर। वो अपने कबीले को बचाने के लिए भी लड़ते थे और कई बार तो सिर्फ अपनी पावर शो करने के लिए भी लड़ते थे। और पैसिफिकेशन रूल है डोंट स्ट्राइक फर्स्ट और पोज अ क्रेडिबल थ्रेट। इंसान और जानवर सर्वाइवल मशीन है। अगर कोई हमें मारे तो हम बचाव में उसे मारते हैं, लेकिन थ्रेट ऑफ रिवेंज से वायलेंस को अवॉइड किया जाता है। आज का इंसान किसी का खाना, उसका इलाका या उसकी वाइफ पर नजर डालने से पहले 2 बार सोचेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई आप पर अटैक करे तो पहले अटैक मत करो और दिखा दो कि जो आपका है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। सेल्फिश जेने के ऑथर रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि इंसान कुदरती तौर पर खूंखार नहीं होता, क्योंकि जब भी उसे खून बहाया है या तो सर्वाइवल के लिए बहाया है या फिर किसी स्ट्रेटेजी के लिए। ओड्जी द आइसमैन की तरह ही बाकी कुछ और भी प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज हुई है
दुनिया में जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स मिली है वहाँ पर वॉरफेयर के एविडेंस पाए गए हैं। स्टीवन पिंकर इसे ग्राफ के जरिए समझाते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम में वॉरफेयर में मरने वालों की डेथ रेट 60% तक थी। इसमें से हंटर गैदरर टाइम की डेथ रेट सिर्फ 30% थी और हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर टाइम तक आने तक ये रेट 60% तक पहुंच गया था। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डेथ रेट न्यू स्टेटस बनाने के दौरान हुई थी, जो थी सिर्फ 10%। तो इसे समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द सिविलाइजिंग प्रोसेस। आप सोचेंगे कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के दौरान लोग छोटे छोटे सुंदर गांवों में आराम से रहते थे। मिडिल एज आते आते यूरोपियंस को अब हंटिंग करने या खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने खेती करना और जानवरों को पालना सीख लिया था। इसीलिए मिडिल एज ह्यूमन खाने को लेकर के परेशान नहीं रहता था। लेकिन ये भी सच है कि इंसान अब पहले जितना आजाद भी नहीं रह गया था। खेती बाड़ी का काम बढ़ने और नए नए शहरों के बसने की वजह से बहुत से लोग गुलाम बन जाते थे। ये गुलाम मेहनत करते थे ताकि मर्चेंट और नोबल क्लास को खाना और बाकी फैसिलिटीज मिल सके। मिडिल एज में लोगों की यही लाइफस्टाइल थी। नॉर्बर्ट एलियस, एक सोशियोलॉजिस्ट, हमें उस टाइम में होने वाले वायलेंस के बारे में बताते हैं। उन्होंने मिडिल एज के लिटरेचर और आर्ट की स्टडी की है। द मीडिएवल हाउस बुक नाम से एक जर्मन मैन्यूस्क्रिप्ट है जो 1475 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में मिडिल एज के यूरोपियन लोगों की डेली लाइफ के बारे में लिखा गया है। एक पिक्चर में किसान एक घोड़े को काट रहा है। उसके लेफ्ट में एक आदमी और एक औरत को स्टॉक्स में टॉर्चर किया जा रहा है और उनके ऊपर एक डेड बॉडी रखी है जिसे कौवे खा रहे हैं। उस मरे हुए आदमी की डेड बॉडी व्हील से बंधी हुई है और उसके राइट में एक आदमी को फांसी दी जा रही है। स्टॉक्स, टूटा हुआ पहिया और फांसी का फंदा, ये सब टॉर्चर करने और सजा देने के कॉमन टूल्स थे जो कि मिडिल एज में यूज किए जाते थे। इसी बुक की एक पिक्चर में कई नाइट्स को मिलकर के गांव पर अटैक करते हुए दिखाया गया है। नीचे के लेफ्ट साइड में एक नाइट एक किसान को मार रहा है। उसके बगल में एक चैपल यानी कि चर्च है, जहां एक और नाइट एक और फार्मर को छुरा घोंप रहा है। इस ड्राइंग के बीच में एक आदमी है जिसके हाथ रस्सी से बंधे हैं और उसे एक नाइट घोड़े से बांध कर खींच रहा है। सबसे ऊपर में कई सारे नाइट्स मिलकर के एक फार्म हाउस जलाते दिख रहे हैं। उनमें से एक फार्मर और उसकी वाइफ को मार रहा है, जबकि दूसरा नाइट उनके सारे फार्म एनिमल्स को लेकर के जा रहा है। आपको शायद हिस्ट्री की क्लास में ये नहीं बताया गया होगा कि नाइट्स असल में वॉर लॉर्ड्स होते थे जो कॉमन पब्लिक पर अत्याचार करते थे और उन्हें मारते पीटते थे। यूरोप में मिडिल एज करीब 470 सीई से लेकर के 1400 तक रहा था। इस टाइम में कई सारे स्टेट बनाए गए। दरअसल राजा सिर्फ नाम का था, असल पावर तो बैरॉन्स और नाइट्स के हाथ में होती थी। इन्हीं लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। वो अपनी जमीनों पर गरीब किसानों से खेती करवाते थे। फार्मर्स को पहले से डिसाइड एक खास अमाउंट में अनाज उगाकर जमींदारों को देना पड़ता था, फिर चाहे कोई सूखा पड़े या बाढ़ आए। इसके अलावा ये नाइट्स एक दूसरे की जमीन हड़पने के लिए भी एक दूसरे पर अटैक करते थे। इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर तुम दूसरे नाइट की जमीन पर कब्जा कर लेते हो तो उसके सारे किसानों को मारकर सारी फसल बर्बाद कर दो, जिससे कि उसे पूरा रेवेन्यू ना मिल पाए। लेकिन इसके बाद ये पक्का है कि वो भी तुमसे इसका पूरा बदला वसूल करेगा। तो यहाँ हम लेवियाथन का पैटर्न देख सकते हैं, आपस में कंपटीशन, प्रोटेक्शन और ग्लोरी के लिए फाइट। तो ये नाइट्स अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए आपस में खूनी लड़ाई करते थे और सामने वालों को एक डर का एहसास कराते थे। लेकिन हम अब तक यही पढ़ते आए हैं कि नाइट्स बहादुरी, खुददारी और ऑनर का दूसरा नाम है। लेकिन अब ये सच आपके सामने है। इन नाइट्स की आपसी लड़ाई में कई बेकसूर गरीबों की जान गई थी। सोशियोलॉजिस्ट नॉर्बर्ट एलियस को मिडिल एज लिटरेचर में बर्बरता का एक और एविडेंस मिला है। उन्हें कुछ ऐसे मैनुअल्स मिले हैं जो मिडिल एज में लिखे गए थे। ये बुक्स हमें उस टाइम के लोगों के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। एक शब्द में बोले तो यूरोपियंस के डेली रूटीन को हम ग्रॉस बोल सकते हैं। यहाँ हम इन बुक्स में लिखे कुछ रिमाइंडर्स आपको बता रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसे मैनुअल्स मिले हैं जो मिडिल एज में लिखे गए थे। तो ये समरी हमें उस टाइम के लोगों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देती है। एक वर्ड में बोले तो यूरोपियंस के डेली रूटीन को हम ग्रॉस बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इस समरी में लिखे कुछ रिमाइंडर्स आपको बता रहे हैं। कॉरिडोर्स या अलमारियों में पेशाब ना करें, पब्लिक में अपने प्राइवेट पार्ट को टच ना करें, अपनी नाक साफ करने के लिए टेबल क्लॉथ का यूज ना करें, कटोरी में मत थूको, पिग की तरह मत खाओ, पॉटी करते हुए इंसान को ग्रीट मत करो, अपनी फिंगर सॉस के अंदर मत डालो, हड्डी चूस के वापस प्लेट में मत रखो, खाने के बाद फिंगर्स को मत चाटो, बल्कि उन्हें ब्रेड से या अपने कोट से साफ करो, खाते वक्त अपने हाथ में हड्डी चूस के मत थूको,
खाते वक्त नाक में उंगली मत डालो, चाकू को टूथपिक की तरह यूज मत करो। तो फिर से स्टीवन पिंकर की थ्योरी पर आते हैं। अगर नाइट्स डेली लूटमार और मर्डर भी कर रहे थे तो भी यूरोप में होमिसाइड रेट उन सोसाइटीज के मुकाबले काफी हद तक घटा था जो अभी तक हंटिंग गैदरिंग के स्टेज में थी, और टाइम के साथ होमिसाइड रेट कम होती चली गई। स्टीवन पिंकर ने ग्राफ बनाकर शो किया कि 12वीं सदी से लेकर अब तक इटली, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इंग्लैंड और स्कैंडिनेविया में हर जगह होमिसाइड रेट काफी डाउन हुआ है। 13वीं सेंचुरी के दौरान यूरोप में हर 1 लाख लोगों की मौत में सिर्फ 80 लोग ऐसे थे जिनका मर्डर हुआ। अफ्रीका के कुंग ट्राइब और आर्कटिक के इनुइट ट्राइब में तो ये रेट और भी कम था। कुंग ट्राइब में तो अब तक हर 1 लाख लोगों में से सिर्फ 100 लोगों का ही कत्ल हुआ था, और इसी बीच आर्कटिक के इनुइट ट्राइब के लोगों में होमिसाइड रेट हर 1 लाख में से 600 लोग थे। इसीलिए एविडेंस साबित करते हैं कि मिडिल एज में यूरोप बाकी ट्राइबल सोसाइटीज के कंपेयर में कम वायलेंस और बर्बरिक था। नॉर्बर्ट एलियस कहते हैं कि इसकी एक वजह थी लेवियाथन रूल का डाउन होना और कॉमर्स का बढ़ना। इन दोनों वजहों से लोग टाइम के साथ और ज्यादा सिविलाइज्ड होते चले गए। पैसे और कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट अब ज्यादा यूज होने लगा था। रोड्स और घड़ी जैसी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से भी काफी ज्यादा चेंज आया। अब बिजनेस और ट्रेड में कंपटीशन उतना खूंखार नहीं रह गया था। मिडिल एज के अंत तक मर्चेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स और आर्टिस्ट ने नाइट्स और लैंडलॉर्ड्स की जगह ले ली थी। 14वीं सेंचुरी में होमिसाइड रेट हर 1 लाख में से 40 लोगों तक रह गया था। आगे अगले चैप्टर की बात करते हैं, द ह्यूमैनिटेरियन रेवोल्यूशन। अगर आप इटली घूमने जाने की सोच रहे हैं तो शायद आप सैन गिमिग्नेनो में मूसो डेला टॉर्टुरा जरूर जाना चाहेंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजियम है जहां 150 से भी ज्यादा टॉर्चर के इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले में रखे गए हैं। इनमें से कुछ असली है और कुछ डुप्लीकेट है, और उन्हें कैसे यूज किया जाता था ये भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर एक जुदास क्रेडल है जो लकड़ी के बने एक छोटे टावर जैसा है। इसके एंड में शार्प पॉइंट है। इसे टॉर्चर के लिए यूज किया जाता था। पहले विक्टिम के कपड़े उतारे जाते थे, फिर उसके हाथ पैर दीवार से बांधे जाते थे। उसकी कमर में एक लोहे की बेल्ट बांधी जाती थी जिससे वो हवा में झूलता रहता था। उसके बाद असली टॉर्चर शुरू होता था। विक्टिम के वजाइना या एनस में शार्प पॉइंट घुसा दिया जाता था, और जब तक वो अपना गुनाह कबूल ना कर ले उसे नीचे नहीं उतारा जाता था। तब तक उसे हवा में ऐसे ही लटका करके रखते थे। इतनी देर तक उसके मसल्स दुखने लगते थे, दर्द होता था, और ये दर्द उसे सहन करना पड़ता था। इसी के साथ आगे जो अगला टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में जानते हैं। द वर्जिन ऑफ नुरेमबर्ग एक स्पेशल टाइप का आयरन मेडन है। इसमें जब विक्टिम को रखा जाता था तो वाइटल ऑर्गन्स को छोड़कर सारे स्पाइक्स उसकी बॉडी में घुस जाते थे। स्टील के नुकीले स्पाइक्स मसल्स के अंदर घुसते ही विक्टिम दर्द से चीख पड़ता था। बॉडी से खून बहने लगता था और मरने से पहले विक्टिम खूब तड़पता था। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें मौत धीरे धीरे होती थी। एक और टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट था द स्पेनिश टिकलर। ये एक लंबी स्टिक होती थी जिसके एंड में स्टील के हुक लगे होते थे। विक्टिम को नंगे बदन दीवार के साथ बांध दिया जाता था। फिर टॉर्चर करने वाला टिकर से उसका मांस फाड़ता था। फिर 100 यानी आरी से विक्टिम को आधा काट दिया जाता था जिससे उसके पैर बार से बंधे रहते थे और उसकी बॉडी उल्टी लटकी रहती थी। टॉर्चर करने वाला उसके प्राइवेट पार्ट से सर तक आधा काट देता था। मिडिल एज में कोर्ट ट्रायल्स या अरेस्ट वारंट का सिस्टम नहीं था। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको इसी तरह टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर के इन तरीकों का इस्तेमाल आम बात थी। पूरे यूरोप में पनिशमेंट देने का यही तरीका था, और पनिशमेंट के दूसरे तरीकों में शामिल था ब्लॉन्डिंग, ब्लाइंडिंग या अंधा करना और जीभ काट देना, घोड़ों से बंधवा करके बॉडी के 2 पार्ट्स करना या लकड़ी से बांधकर जिंदा जला देना। इन सब तरीकों के बारे में हमें कॉफी टेबल बुक जैसे टॉर्मेंट इन आर्ट और इंक्विजिशन में पढ़ने को मिलता है। हिस्ट्री में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। 1095 से 1208 के बीच यानी 1095 से 1208 के बीच में धर्म और जिहाद के नाम पर लोगों का कत्ल किया गया। कैथोलिक चर्च ने जेरूसलम को मुस्लिमों से छीन लिया, जिसमें 1 मिलियन के करीब मुस्लिम तुर्क मारे गए। इन जिहादियों ने जूइश कम्युनिटी के लोगों को भी नहीं छोड़ा था। 14वीं सेंचुरी में विंच हंट की शुरुआत हुई थी। जिस औरत पर चुड़ैल होने का शक होता था लोग उसे जिंदा जलाकर मार देते थे।
विच हंटिंग पूरे यूरोप में फैली थी, जिसमें करीब 1 लाख से भी ज्यादा औरतों को मारा गया था। इन औरतों पर लोग झूठे इल्जाम लगाते थे, जैसे कि ये बच्चे चुराकर उन्हें खा जाती है, फसलें बर्बाद कर देती है या समुद्र में चलते जहाजों को उलट देती है। इन औरतों के बारे में माना जाता था कि एक लंबे झाड़ू पर बैठ करके उड़ती है और शैतान की पूजा करती है। 1749 में यानी कि 1749 में लास्ट विच हंट हुआ था। 15वीं और 18वीं सेंचुरी में स्पेनिश इंक्विजिशन हुआ था। उसमें उन कैथोलिक्स को निशाना बनाया गया जो पहले इस्लाम या जुदाइज्म को फॉलो करते थे। चर्च और स्पेन की मोनार्की ने डिक्लेयर किया था कि ये लोग हेरेटिक्स है, यानी कि जिसका मतलब है लोग वापस अपने धर्म में लौट जाएंगे। यूरोप में पहले और भी कई तरह की जबरन गिरफ्तारियां हुई थी, पर स्पेनिश इंक्विजिशन सबसे डेंजरस था, जिसमें 3,50,000 लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया। मगर 1800 के बाद यूरोप से ये सब सोशल एविल्स जैसे कि पनिशमेंट के तौर पर टॉर्चर, विच हंट, इंक्विजिशन और गुलामी गायब हो गए थे, और इसीलिए इसे ह्यूमैनिटेरियन रेवोल्यूशन कहते हैं। 1700 यानी कि 1700 में टॉर्चर पनिशमेंट को बैन करने वाली पहली कंट्री थी इंग्लैंड, और उसके बाद 1850 यानी कि 1850 में रशिया लास्ट थी। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि 1875 यानी कि 1875 में पूरी दुनिया से गुलामी का अंत हो गया। तो वायलेंस में इतनी सिग्निफिकेंट कमी कैसे आ गई? ह्यूमैनिटेरियन रेवोल्यूशन, द एज ऑफ रीजन और 18वीं सेंचुरी के एनलाइटनमेंट के पीछे क्या रीजंस थे? तो इसका जवाब एक वर्ड में दिया जा सकता है, और वो है एजुकेशन। जोहानेस गुटेनबर्ग ने 1440 यानी कि 1440 में मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था, और तब से अब तक हर सेंचुरी के साथ यूरोप में बुक प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। 1775 यानी कि 1775 में हर डेकेड में सिर्फ 3000 इंग्लिश बुक्स पब्लिश होती थी, पर 1800 में ये नंबर बढ़कर के 7000 के करीब पहुंच गया। और 1900 यानी कि 1900 में इंग्लैंड में 100% औरतें आदमी एजुकेटेड थे। वोल्टेयर और थॉमस पैने जैसे ग्रेट थिंकर्स के आइडियाज ने लोगों की माइंड को चेंज करके रख दिया था, और फाइनली यूरोपियंस को रियलाइज हुआ कि किसी औरत पर झाड़ू पर बैठकर उड़ने का इल्जाम लगाना कितना वाहियात है। इसी के साथ अगले चैप्टर की करते हैं बात, द लॉन्ग पीस। तो क्या अब भी आपको लगता है कि आज की दुनिया पहले के मुकाबले ज्यादा वायलेंट है? तो हम आपको कुछ और एविडेंस देते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में लॉन्ग पीस शुरू हुई। 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस और यूज कर सकती थी, पर अभी तक इनमें से किसी ने नहीं किया है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से चांसेस कम है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो सकती है। अर्नोल्ड टोयम्बी एक फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन है। 1950 में उन्होंने बोला था कि हिस्ट्री में काफी इंटेंसिटी से वॉर्स बढ़ रही है। इसका सबूत है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुई तबाही। टोयम्बी मानते हैं कि इससे भी बुरा होना अभी बाकी है। इसी बीच लेविस फ्राई रिचर्डसन, जो कि एक एप्लॉयड मैथमेटिशियन है और जो मैथ्स का यूज करके वेदर प्रेडिक्शन के लिए फेमस है, उन्होंने ये बिना कंप्यूटर की मदद के एकदम ठीक प्रिडिक्ट किया है। रिचर्डसन ने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से दुनिया का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया है। 1950 यानी कि 1950 में उन्होंने कहा था, ह्यूमैनिटी बिना किसी वर्ल्ड वॉर के काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकेगी, और उनका ये भी कहना है कि न्यूक्लियर वॉर होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज हम जानते हैं कि टोयम्बी और रिचर्डसन में से कौन सही है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुए पूरे 70 साल गुजर चुके हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की तरह कोई और शहर बर्बाद नहीं हुआ। 1950 यानी कि 1950 से ही दुनिया की ग्रेट पावर्स के बीच की एवरेज वॉर ड्यूरेशन कम हुई है। कोल्ड वॉर भी अब खत्म हो चुकी है। साल 2000 से अलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच में एवरेज ड्यूरेशन एकदम 0 तक पहुंच गई है। अगर आपको अब भी डर है कि दुनिया एक दिन न्यूक्लियर वॉर से खत्म हो जाएगी, तो बस ये नंबर याद रखो, क्योंकि आज तक किसी भी कंट्री ने लड़ाई में न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए हैं। 5 देश मिलकर बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा सकते थे, फिर भी किसी ने ऐसा नहीं किया। 1953 यानी कि 1953 से अब तक अमेरिका, जर्मनी, रशिया जैसी ग्रेट पावर्स ने आपस में लड़ाई नहीं की है, और 0 बार डेवलप कंट्रीज ने अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए स्मॉल कंट्रीज पर अटैक किया है, और ये सब 1940 यानी कि 1940 से नहीं हुआ है। 1975 यानी कि 1975 से 0 नंबर है जब पार्शियल इन्वेंशंस हुए हैं। ये सच है कि फ्यूचर में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात से एग्री करते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ी वॉर होने के चांसेस काफी कम है। ये दुनिया वाकई में अब एक लॉन्ग पीस के पीरियड से गुजर रही है, और मानवता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो आखिर इस लॉन्ग पीस का राज क्या है? इससे क्या बड़ा बदलाव आया है?
इमानुएल कांत जैसे ग्रेट थिंकर्स मानते हैं कि आखिरकार इंसान ने सबक सीख लिया है। वॉर बेस्ट सोल्यूशन नहीं है और अब ज्यादा से ज्यादा देश डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की पावर गवर्नमेंट और लोगों के बीच में बराबर बटी होती है। इसीलिए अब ये दुनिया ज्यादा डेमोक्रेटिक होती जा रही है और आज दुनिया का हर देश वॉर जैसी सिचुएशन से डरता है और इंसान ने अपनी गलतियों से काफी कुछ सीखा है। तो इस बहुत ही बढ़िया सी बात को समझते हुए अगले चैप्टर की बात करते हैं, द न्यू पीस। अब चलिए सिविल वॉर्स, मास किलिंग और टेररिज्म की बात करते हैं जो 1950 यानी कि 1950 से हो रहे थे। और इसका एग्जाम्पल है रवांडा और सेंट्रल अफ्रीका में जेनोसाइड और मास मर्डर जो कि 1994 में हुआ था। और 2001 में अमेरिका में हुआ 9/11 का हमला जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। अगर आप आर्म कॉन्फ्लिक्ट का ग्राफ बनाएंगे तो पता चलेगा कि आज की दुनिया में सिविल वॉर, कॉलोनियल वॉर और इंटर स्टेट वॉर पहले से काफी कम हुए हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मरने वालों की संख्या में भी 90% की गिरावट आई है। 1940 यानी कि 1940 के टाइम पर हर साल लड़ाई में 500,000 लोग मारे जाते थे, जो कि घटकर के अर्ली 2000 में साल के सिर्फ 30,000 रह गए। 1945 यानी कि 1945 में हर 1 लाख लोगों में से 400 लोग जेनोसाइड में मर रहे थे। 1994 यानी कि 1994 में रवांडा में हर 1 लाख में से बस 20 लोगों की जान गई थी और 2007 तक जेनोसाइड में मरने वालों का नंबर ऑलमोस्ट 0 था। 2001 में टेररिज्म से मरने वाले लोगों का नंबर था 1000 में से 0.10 लोग, जो कि 2007 तक और भी कम हो चुके थे। तो ये डेथ रेट अफगानिस्तान को छोड़कर के दुनिया की हर कंट्री का है। तो ये नंबर क्या साबित करते हैं? इससे पता चलता है कि दुनिया भर में वॉर, जेनोसाइड और टेररिज्म से होने वाला वायलेंस काफी हद तक कम हुआ है। ऐसा नहीं कि आज दुनिया एकदम बदल चुकी है। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी होते हैं, लेकिन फिर भी पुराने जमाने के मुकाबले हम उन्हें काफी कम बोल सकते हैं। इसी के साथ अगला चैप्टर है द राइट रेवोल्यूशन। राइट रेवोल्यूशन की शुरुआत 1948 में यानी कि 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ हुई थी। अब हमारे पास सिविल राइट से लेकर के विमेंस राइट, चिल्ड्रंस राइट और गे राइट्स भी है। 1960 यानी कि 1960 से लेकर के अब तक जो भी मूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से आज हमारे पास ये सारे राइट्स हैं। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सेफ जगह है, फिर बात चाहे रेस की हो या जेंडर की। आज बच्चों और जानवरों की भलाई के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। आज की दुनिया में पिछली सदियों के मुकाबले हेट क्राइम्स, रेप्स, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज और एनिमल अब्यूज काफी कम नंबर में हुए हैं। एक टाइम था जब डोमेस्टिक वायलेंस और बच्चों के साथ सख्ती करना एक नॉर्मल बात होती थी, लेकिन आज ये एक पनिशेबल क्राइम है। अमेरिका के सारे 50 स्टेट्स में सेम सेक्स मैरिज अब लीगल कर दी गई है, लेकिन 1970 यानी कि 1970 के दशक तक कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो इन सारी बातों के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। क्या आपको अब भी लगता है कि हम एक डेंजरस वर्ल्ड में रह रहे हैं? हमें उम्मीद है कि समरी के बारे में जानने के बाद शायद आपका माइंड चेंज हो गया होगा। आज की प्रेजेंट जनरेशन